नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ए 2.0 जी के। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। ठीक है, तो बंगाल पर अंग्रेज जो है कैसे अपना शासन करना स्टार्ट करते हैं, तो ये आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आपको और भी कोई चैप्टर पढ़ना है, कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। उस चैप्टर को जल्दी ही कंप्लीट किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत शामिल प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। अब मुगल साम्राज्य के अंतर्गत यानी कि जो मुगल थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वो 1599 एनसीईआरटी में लिखा हुआ, लेकिन 1600 माना जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में 1600 ईस्वी में आई थी, है ना। तो मुगल साम्राज्य जो है इसका अंतिम शासक था बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। तो बहादुर शाह जफ़र जो द्वितीय थे, उनका जो टाइमलाइन है वो 1837 से 1857 तक का है, और मुगल साम्राज्य की स्थापना 1600 में हो गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 में भारत आ गई थी। तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत शामिल प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। सबसे ज़्यादा अगर कोई संपन्न राज्य था तो वो क्या था? बंगाल था। मुगल कालीन बंगाल में आधुनिक पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश, उड़ीसा शामिल थे। मुगल कालीन बंगाल में मतलब जब मुगल जब थे तो उस समय के बंगाल में क्या हुआ था? तो जब मुगल कालीन बंगाल था तो उस समय क्या थे? पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश और उड़ीसा शामिल थे। तो अब हम मैप से थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, ये बिहार, झारखंड, उस समय बिहार और झारखंड सेम था, अलग नहीं था। ये अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। तो बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये वाला पूरा एरिया वेस्ट बंगाल, और ये बांग्लादेश। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कवरेज था ये मुगल का था, है ना। तो उस समय क्या था? बंगाल सबसे संपन्न राज्य था, इतना बड़ा इसका एरिया था, और बंगाल संपन्न राज्य था। सर्वाधिक संपन्न राज्य क्या था? बंगाल था। बंगाल में डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी ने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी। सर्वाधिक संपन्न राज्य था तो डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे वो व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करते हैं। कहाँ पर? बंगाल में, जिसमें हुगली सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। हुगली कहाँ? हुगली नदी के किनारे कहाँ पर? हुगली नदी के किनारे कौन स्थित है? कोलकाता, बंगाल। तो 1651 में शाह शुजा से इजाज़त लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के हुगली में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया। 1651 में क्या होता है कि शाह शुजा से इजाज़त लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी बंगाल के हुगली में अपना प्रथम कारखाना को स्थापित करती है। तो शाह शुजा कौन था? शाहजहाँ का पुत्र था और औरंगजेब का भाई था। तो उससे इजाज़त लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? बंगाल के हुगली में अपना प्रथम कारखाना स्थापित करती है। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की बुनियाद मुर्शिद कुली खान। अब मुर्शिद कुली खान कौन था? दक्षिण का एक ब्राह्मण था, उसने बुनियाद डाली। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की बुनियाद डाली, जिसे 1701 में बादशाह औरंगजेब के द्वारा सीधे तौर पर बंगाल का अंतिम नायाब सूबेदार नियुक्त किया था, किंतु वह मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शिद कुली खान जो था वो कौन था? एक दक्षिण का एक ब्राह्मण था, और जो 1701 में जो बादशाह औरंगजेब थे, है ना, शाहजहाँ के पुत्र जो थे औरंगजेब, तो उनके द्वारा सीधे तौर पर बंगाल का अंतिम नायब सूबेदार नियुक्त किया गया था। किसको? मुर्शिद कुली खान को। और ये औरंगजेब के द्वारा नियुक्त किया गया था। तो मुर्शिद कुली खान क्या करते थे? मुगल बादशाह को राजस्व भेजते थे यानी कि कर भेजते थे। 1704 में मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित की थी। तो मुर्शिद कुली खान क्या करते हैं? 1704 में अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर देते हैं, और ये मुर्शिदाबाद कहाँ है? भागीरथी नदी के तट पर। इसने इजादारी प्रथा प्रारंभ कर कृषकों को तकाबी ऋण, खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया था। अब जो मुर्शिद कुली खान थे ये क्या करते हैं? ईजादारी प्रथा प्रारंभ करते हैं। किसानों को तकाबी ऋण यानी कि खेती करने के लिए अग्रिम कर्ज, यानी कि खेती करने से पहले बीज वगैरह के लिए वो कर्ज देना शुरू किया, और इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? शुजाउद्दीन इसका दामाद हुआ। अब मुर्शिद कुली खान के उत्तराधिकारी कौन हुए? शुजाउद्दीन हुआ, और शुजाउद्दीन कौन थे? इनके दामाद थे, है ना। 1740 में घेरिया के युद्ध में बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खान ने सरफराज का वध करके बंगाल का नवाब बना तथा अपने शासकों में मुगल को राजस्व देना बंद कर दिया। अब 1740 में क्या होता है? 1740 में एक घेरिया का युद्ध होता है, और इस घेरिया के युद्ध में कौन किसके बीच होता है? तो अलीवर्दी खान के बीच होता है और सरफराज के बीच होता है। अब अलीवर्दी खान क्या करते हैं? सरफराज का वध कर देते हैं और बंगाल का नवाब बन जाता है, और अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। तो अलीवर्दी खान क्या करते हैं? मुर्शिद कुली खान क्या करते थे? मुगल को राजस्व भेजते थे, पर अलीवर्दी खान
क्या किए कि राजस्व देना बंद कर दिए मुग़ल को। अब मुग़लों को राजस्व देना बंद कर दिया तो इसके शासनकाल में क्या हुआ, बंगाल समृद्धशाली बन गया। अब इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उसका दामाद सिराजुद्दौला मिर्ज़ा मुहम्मद बंगाल का नवाब बना। अब 1756 में क्या होता है कि अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है और जैसे अलीवर्दी खान की मृत्यु होने के बाद उनका दामाद सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बनता है। इनके विरोधियों में पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, चचेरा भाई घसीटी राम मौसी व सेनापति मीर जाफ़र अलीवर्दी खान का बहनोई प्रमुख थे। अब इनके विरोध में कौन खड़ा हुआ, अलीवर्दी खान क्या करते हैं, अपने दामाद को बंगाल का नवाब बना देते हैं। तो इनके विरोध में कौन खड़ा हो गया, पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, उनका जो चचेरा भाई लगता था, अलीवर्दी खान का चचेरा भाई, उनकी मौसी घसीटी बेगम और उनके सेनापति मीर जाफ़र जो अलीवर्दी खान के बहनोई थे, है ना। तो ये जो थे इनके विरोध में खड़ा हो गए, किसके, सिराजुद्दौला के विरोध में। 15 जून 1756 को नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी के कार्यों से तंग आकर कलकत्ता पर आक्रमण किया और कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा तथा मणिक चंद्र को किले का प्रभारी नियुक्त किया। अब 15 जून 1756 को क्या होता है कि जो सिराजुद्दौला थे वो कंपनी के कार्य से तंग आ गए और कलकत्ता पर आक्रमण किया और कलकत्ता का नाम चेंज करके अलीनगर रख दिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये घिरिया के युद्ध का जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुर्शिद कुली खान जो है अपनी राजधानी को कहाँ से कहाँ स्थानांतरित कर दिए। आगे और भी राजधानियाँ चेंज होगी तो उसका नाम आपको तो याद रखना है। सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार करके 146 अंग्रेज स्त्री व पुरुष एवं बच्चे को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। अब सिराजुद्दौला क्या थे, सिराजुद्दौला जो किया कि 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। फोर्ट विलियम क्या था, अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक कोठी जो बनाया गया था तो उसी का एक नाम रख दिया गया था फोर्ट विलियम। ये फोर्ट विलियम कहाँ बनाया गया था, कोलकाता में ही बनाया गया था, बंगाल में। तो सिराजुद्दौला क्या करते हैं, 20 जून 1756 को वहाँ पर अधिकार कर लेते हैं और 146 अंग्रेज जो लोग ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, उनके स्त्री पुरुष व बच्चे को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर देते हैं और जब अगली सुबह उनको निकाला जाता है तो उसमें सिर्फ 23 व्यक्ति ही जीवित रहते हैं। तो अंग्रेजी इतिहासकारों ने इसे काल कोठरी त्रासदी यानी कि ब्लैक होल ट्रेजेडी की संज्ञा दी। फिर अक्टूबर 1756 में कोलकाता ने क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान कलकत्ता भेजा और कलकत्ता पर पुनः अधिकार किया। अब 1756 में क्या होता है, अक्टूबर के 1756 में क्या होता है कि कंपनी जो था वो क्लाइव के नेतृत्व में, कंपनी में एक लॉर्ड वाइसराय थे क्लाइव, उस समय ये वाइसराय नहीं थे क्लाइव, तो वो क्या करते हैं कि 1756 में कंपनी ने क्लाइव के नेतृत्व में क्या किया, एक सैन्य अभियान को कलकत्ता भेजा और कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, फरवरी 1757 को कंपनी व सिराज के मध्य अलीनगर की संधि संपन्न हुई। अलीनगर क्या है, बंगाल का ही नाम चेंज करके अलीनगर रखा गया था, है ना। तो 1757 को कंपनी व सिराज के मध्य यानी कि सिराजुद्दौला नवाब के मध्य अलीनगर की संधि संपन्न हुई। इसके अंतर्गत सिराज ने कंपनी को मुगल बादशाह द्वारा प्रदान सभी व्यापारिक सुविधाओं को मान्यता दे दी एवं 3 लाख रुपये युद्ध का हर्जाना व कलकत्ता की किलेबंदी तथा सिक्के ढालने का अधिकार भी इस संधि में था। तो इस अलीनगर की संधि में क्या क्या था कि उनको जो भी युद्ध हुआ था उस युद्ध का हर्जाना और सिक्के ढालने का अधिकार, 3 लाख रुपए मुआवजा, ये सब अलीनगर की संधि में कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य संधि जो हुई थी इसके अधिकार में था। 23 जून 1757 को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के पलासी गांव भागीरथी नदी के तट के किनारे क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना के मध्य युद्ध हुआ। अब फिर से क्या होता है कि 23 जून 1757 को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक पलासी गाँव है जहाँ पर क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना के मध्य युद्ध होता है, किंतु मीर जाफ़र, यार लतीफ़ व राय दुर्लभ के विश्वासघात के कारण नवाब पराजित हो जाते हैं। अब ये मीर जाफ़र कौन था, मीर जाफ़र अलीवर्दी खान का बहनोई था, है ना, जो सिराजुद्दौला जब नवाब बना था तो उसके विरोध में था। तो ये क्या करता है, इसके साथ विश्वासघात करता है और सिराजुद्दौला बंगाल के जो नवाब थे वो युद्ध को हार जाते हैं तथा 28 जून 1757 को मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। अब जब सिराजुद्दौला युद्ध हार गए तो कौन बंगाल का नवाब बना, मीर जाफ़र बना। इसे बंगाल की प्रथम क्रांति कहा गया। मीर मदान व मोहन लाल पलासी के युद्ध से संबंधित थे। मीर मदान और मोहन लाल जो थे वो कौन थे, पलासी के युद्ध से संबंधित थे। इस युद्ध के समय मुगल शासक आलमगीर द्वितीय थे। जब ये पलासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल शासक कौन थे, आलमगीर द्वितीय थे।
मीर जाफ़र द्वारा अंग्रेजों को 1757 से 1760 के मध्य 3 करोड़ रुपए की घूस दी गई एवं क्लाइव को भी बहुत भेंट दी। मीर जाफ़र क्या करता है, अंग्रेज को 1757 से 1760 तक इसके मध्य में 3 करोड़ रुपए घूस दे देता है और क्लाइव को भी बहुत सारा भेंट उपहार देता है। बंगाल के नए गवर्नर विंसीटार्ट ने 1760 को मीर जाफ़र के स्थान पर मीर कासिम को नवाब नियुक्त किया। अब बंगाल का एक नया गवर्नर बना विंसीटार्ट, वो 1760 में मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया। मीर जाफ़र जो थे वो जो अंग्रेज को भेंट किए 1757 से 1760 में, क्लाइव को इतना सारा भेंट दिए। तो इस समय जो क्लाइव था ये बंगाल का गवर्नर बन गया था, है ना। तो ये जो गवर्नर बन गया था, तो क्लाइव का टाइमलाइन था 1757 से 1760, फिर 1765 से 1767, और इस 3 साल के बीच में बरेलास्ट, कार्टियर, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर बनते हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो उस समय बंगाल के नए गवर्नर बने थे विंसीटार्ट। तो विंसीटार्ट क्या करते हैं, 1760 में मीर जाफ़र को हटा देते हैं और मीर कासिम को इसके स्थान पर बंगाल का नवाब नियुक्त कर देते हैं। अब जब बंगाल का नवाब कौन बन गया, मीर कासिम, और इस मीर कासिम की इस घटना को बंगाल का द्वितीय क्रांति कहा गया। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गए। अब मीर कासिम भी तेज, वो क्या करता है कि अंग्रेज अब उसके काम में दखल अंदाजी न करे, हस्तक्षेप न करे, तो इसलिए अपनी राजधानी को हटा देता है और मुर्शिदाबाद लेके चला जाता है ना। मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके चला जाता है। अभी क्या पढ़ा था आपने कि मुर्शिद कुली खान क्या करते हैं, ढाका से अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद लेकर के आते हैं, और मीर कासिम क्या करता है, मुर्शिदाबाद से राजधानी को मुंगेर लेके आ गया। मुंगेर बिहार में पड़ता है। अभी मीर कासिम द्वारा गुगरीन खान नामक एक अर्मेनियन के नियंत्रण में सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया गया। अब मीर कासिम क्या करता है, मीर कासिम ये क्या थे, ये मीर कासिम जो थे ये कौन थे, बंगाल के नवाब थे। अब यूरोपीय कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी, तो ये सेना को जो थे वो यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए गुगरीन खान आर्मेनियन को निमंत्रण देते हैं। उनके नियंत्रण में सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया जाता है। मतलब मीर कासिम क्या करते हैं, एक गुगरीन खान नामक का एक सेनापति, प्रशिक्षक बोल लीजिए, उनको नियुक्त कर देते हैं जो सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करते हैं। मुंगेर में तोप निर्माण के लिए कारखाना स्थापित किया गया। मीर कासिम शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट व शुजा-उद-दौला अवध के नवाब थे। इनके साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन बनाकर 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर बिहार के आरा जिले में स्थित एक मैदान में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना से मुकाबला किया, और इस युद्ध में अंग्रेजी विजय हुए, और इस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश अंग्रेजों को राजनीतिक शक्तियाँ प्राप्त हो गई। मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट थे, और शुजा-उद-दौला अवध के नवाब थे, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर में क्या करते हैं, हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था और इनसे मुकाबला करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं। और यहीं पर होता है फिर इसको बक्सर का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मतलब बहुत बार पूछा गया है। 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर कहाँ पड़ता है, बिहार के आरा जिले में, ठीक है, आरा जिले के पास पड़ता है अभी। तो गंगा नदी के किनारे, यहीं से बक्सर में ही एक चौसा है जहाँ से गंगा नदी बिहार में एंटर करती है। तो यहीं पर युद्ध हुआ था 23 अक्टूबर 1764 को, जिसको बक्सर का युद्ध कहा जाता है। और इस बक्सर के युद्ध के पश्चात ही इलाहाबाद की संधि हुई थी। अब शुजा-उद-दौला कहाँ थे, शुजा-उद-दौला कौन थे, शुजा-उद-दौला अवध के नवाब थे, यानी कि यूपी वाले रीजन में थे। तो यहीं से इलाहाबाद की संधि होती है। तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है, फिर 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है। तो आगे चलकर हम इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर अभी ये दे जानिए कि 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, और किसके नेतृत्व में हुआ था, हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, और इस तरफ से कौन थे, मीर कासिम थे, शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट थे, और शुजा-उद-दौला अवध के नवाब थे। अब बंगाल के नवाब कौन कौन बने, मुर्शिद कुली खान 1713 से 1727 में, शुजा-उद-दौला 1727 से 1739 में, सरफराज खान 1739 से 1740 में, अलीवर्दी खान 1740 से 1756 में, सिराजुद्दौला 1756 से 57, मीर जाफ़र 57 से 60। अब ये देखिए, मीर जाफ़र का जो टाइम लाइन है वही रॉबर्ट क्लाइव का भी टाइम लाइन है। फिर मीर कासिम 1760 से 1763, और मीर जाफ़र 1763 से 1765, निज़ामुद्दौला 65 से 66, सैफुद्दौला 66 से 70, मुबारक-उद-दौला 70 से 75। पलासी के युद्ध में मोहनलाल व मीर मदान के नेतृत्व वाली एक छोटी सेना नवाब के प्रति वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। बंगाल की राजधानी का क्रम है ढाका, मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर।
12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम से इलाहाबाद की पहली संधि एवं अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि की। तो आप लोगों को इसका PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, कोई एक्सरसाइज पढ़ना हो, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, उसे जल्दी ही कवर किया जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।